नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। सहकारी बैंक में हुए चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर ड्रोन से रहेगी नजर। इलेक्ट्रॉनिक एलईडी से मिलेगी मार्गों की जानकारी। कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा नेपाल को छोटा भाई कहने पर भड़का नेपाली अधिकारी। जौनपुर ब्लॉक में गौशाला में लगी आग। गौशाला में बंधी एक जोड़ी बैल आई आग की चपेट में। डोबरा चांठी पुल के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, राजस्व विभाग के अमीन की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर परिवार संग कल चैत्र नवरात्र के शुभारंभ दिवस पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धाम मां श्री पूर्णागिरि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नंबर 1 बनाए जाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पूरे रोड मैप के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां पूर्णगिरि धाम भारत का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, साथ ही संचार सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। आज जो मेरा था उसका उद्देश्य यह था कि हमारा पूर्णागिरि धाम जो पूरे नॉर्थ इंडिया का एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़े श्रद्धालु आते हैं, उसकी व्यवस्था और अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो हमारा टनकपुर क्षेत्र जो बागरत क्षेत्र है, उस बागरत क्षेत्र का भी हमने आज मुआयना किया है। गया सालना घाट भी गया। साथ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का और विस्तार होने और नया यहाँ पर नए भवन का निर्माण होगा। इसमें हमारे जो छात्र और छात्राएँ हैं उनके लिए हॉस्टल यहाँ पर है। बलूसा क्षेत्र है, बलूसा क्षेत्र में कुछ हमारे यहाँ पर स्टेडियम के अन्य काम है। यहाँ पर भी जो हमारे सकते हैं उन सभी के लिए एक सभी व्यवस्था आगे करनी है। उन सबका मैंने आज जायजा किया है, उनका निरीक्षण, और जब इसका समाधान आ जाएगा। पहाड़ टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी हमेशा से ही भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल में हुए कथित चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले की खबर पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से उठाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी को जांच के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस जाँच के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं इस मामले में जब हमारी बात देहरादून कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष से हुई तो उनका कहना है कि कोई घपला नहीं हुआ है। सर ऐसा है कि 1982 के बाद पहली बार अभी ये नियुक्तियाँ हुई हैं। 1982 से पहले हुई थी कभी 4th क्लास की नियुक्तियाँ। उसके बाद आउटसोर्सिंग के माध्यम से या वैसे माध्यम से काम करते थे 4th क्लास में लोग। तो ये सरकार की तरफ से नियुक्तियाँ खोली गई कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिले। माननीय मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तो ये नियुक्तियाँ खोली गई है। तो नियुक्तियाँ पूरे मानकों के आधार पर हुई है। फर्स्ट डिवीज़न के इसमें 15 नंबर थे, सेकंड डिवीज़न के 13 नंबर थे, थर्ड डिवीज़न के इसमें 11 नंबर थे। गेम्स के इसमें कोई सर्टिफिकेट होगा पाठ्योत्तर में पढ़ते हुए तो उसके 5 नंबर थे, और बाकी इंटरव्यू के इन्होंने एक्सपीरियंस के इन्होंने पर ईयर के 2 नंबर दे रखे थे। तो मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस दे रखा था, तो 10 नंबर किसका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 10 नंबर का, और 10 नंबर इंटरव्यू के थे। और तो पूरी भर्ती मानकों के अनुरूप हुई है। 23 तारीख को हमें सेवा मंडल की तरफ से जो अभ्यर्थियों का जो चयन अभ्यर्थियों का हमें वो मिला था सेवा मंडल से, हमने 23 तारीख की शाम को समाचार पत्रों में और अपने यहाँ पे वेबसाइट में डाल दिया था। तो उसके बाद 24 के बाद 25, 26, 27, 28 तक जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने ज्वाइनिंग की है। 29 के बाद जब आदेश मिला तो हमने कोई ज्वाइनिंग नहीं दी है किसी को। अभी जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आपकी, तो आउटसोर्सिंग को तो कोई एक्सपीरियंस का हम बेनिफिट दे नहीं सकते थे। जो संविदा कर्मचारी थे, जब विज्ञप्ति की तिथि थी उस समय इन्हें 1 वर्ष हुआ था, तो उस वर्ष के 1 वर्ष के हमने इन्हें 2-2 नंबर दिए सबको। एक अनूप कुमार या सोसाइटी का कोई मेंबर आया था, अभ्यर्थी आया था, उसे 4 या 5 साल का
बेनिफिट मिला है, तो उसका 8 या 10 नंबर मिले हैं एक्सपीरियंस के। तो हम जिसे एक्सपीरियंस वो था, हमने उसे नंबर दिए हैं एक्सपीरियंस के। आउटसोर्स वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस के नंबर थे ही नहीं, तो हम कैसे देते उन्हें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मानकों में हुई है। जो बैंक में भी कुछ कर्मचारी काम करें, जिनका फिजिकल अच्छा गया है, जिनका इंटरव्यू अच्छा गया है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिनके पास खेल कूद के प्रमाण पत्र है, उन्हें ऑटोमेटिक ही नंबर मिलने। किसी के फर्स्ट डिवीजन है स्कूल में था, उसे 15 नंबर मिले। फिर उसने गेम्स का सर्टिफिकेट है, उसे 5 नंबर मिल गए, 20 नंबर। उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया 2 नंबर, 22 नंबर। तो सर उसका तो होना ही है। नेपाली अधिकारी उस समय भड़क उठा जब कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा ने नेपाल को छोटा भाई कह दिया। आपको बता दें कि कल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेपाल के 7 सांसदों के साथ 4 अन्य अधिकारी कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता, वन्यजीव संवर्धन और संरक्षण के बारे में जानने के लिए कॉर्बेट पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान कॉर्बेट के उप निदेशक नीरज शर्मा के द्वारा कहने पर कि नेपाल हमारा छोटा भाई है, इस पर नेपाल का एक अधिकारी भड़क गया। उसके भड़कने पर जहां कॉर्बेट के उप निदेशक उससे माफी मांगते रहे, लेकिन नेपाल का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। नेपाल के अधिकारी ने कहा कि हम सब अपनी सरकार में हैं, हमारे अपने अधिकार हैं और आप भी अधिकारी हैं और हम भी अधिकारी हैं। यहाँ पर ये बात कहने का कोई औचित्य नहीं कि छोटा भाई या बड़ा भाई, हम छोटे भाई नहीं हैं, हम सब यहाँ एक हैं। आप अपनी गवर्नमेंट से हैं, हम अपनी गवर्नमेंट से हैं। ये शिष्टाचार भेंट है जिससे एक दूसरे देश को इको टूरिज्म में बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि जैसे आदर वो अपने देश के लिए करते हैं, वैसा आदर और सम्मान वे लोग भी अपने देश के लिए करते हैं। कॉर्बेट के अधिकारियों के समझाने के बाद ही वो अधिकारी बमुश्किल चुप हुआ। Sorry, if you are feeling no, you are saying so. We are also, it's also hegemony from Indian side. We are not so in such place. We have one sovereignty. We are one government. We are one rights. We are. You are saying that छोटे भाई बड़े भाई. We are not छोटे भाई बड़े भाई. In the sovereignty, we are making the courtesy, friendship tours, eco tours, so that you must say in front of the television. I am saying that I am from the central government. I am also the member of. I am the. I agree with you. Bureaucrat from government of Nepal. I think he already. I agree. Please do not make so or do not spell out such words. This is Yeah, one we of have reasons. also whatever you have the pride of your country, motherland. We have also same pride for Nepal, for Gorkhas. Please. I refrain from these words. Please excuse. कल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्षेत्र के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान कर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाई दी। रानीबाग स्थित शीतला देवी मंदिर, काली चौट, काल भैरव, कालूसाई, कामाख्या, राम मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत तमाम मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ रही। प्रथम दिवस शैलपुत्री की पूजा की गई। इसी के साथ कई लोगों ने 9 दिन का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। कई लोगों ने देवी का पूजन 9 अक्षरों के बीज मंत्र एही काली चामुंडाई विजय से किया। वहीं शीतला देवी मंदिरों में भीड़ भाड़ के चलते सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई। क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। हाँ, चैत्र मास की प्रतिपदा को ये पहली नवरात्रि के दिन जो हम हिंदुओं का संवत वर्ष होता है वो मनाया जाता है। हम नवरात्रि के रूप में हमारे नए साल का प्रारंभ होता है। तो हम हर साल इसमें यहाँ पे रानीबाग वालों के लिए शीतला मैया की बहुत कृपा रहती है। तो हम हर साल अपनी शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत यहीं पे शीतला मंदिर में आके करते हैं। मैया को चुनरी, चोला, नारियल वगैरह चढ़ा के हम हर साल यहीं पे अपनी शुरुआत करते हैं नए वर्ष की। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। माँ की बहुत कृपा है, इस क्षेत्र में माँ की बहुत कृपा है। हमने तो आज तक, मेरी शादी को आज 30-31 साल हो गए। माँ की इतनी कृपा है कि उन्हीं की कृपा से मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरा वो, मैं तो जहाँ पे भी कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई आती है, सब माँ के ऊपर छोड़ देती हूँ और माँ मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता है तभी इसलिए सारे लोग, इतने लोग यहाँ पे आते हैं, पैदल आते हैं और इतनी भीड़ में 1-1 घंटा खड़े होके माँ के दर्शन के लिए 1-1 घंटा धूप में खड़े होके यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम पूजा नौगाई रानी। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। मंदिर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, यहाँ पे जो ये मान्यता है वो सच में सच है और काफ़ी लोग जितने दूर दूर से यहाँ पे आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए आते हैं। जो नहीं भी मांगते उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो माता को सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं।
नाम बताइए थैंक अपना। यू। गरिमा। ठीक, थैंक यू। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि मां नयना देवी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का भी मां के दरबार में तांता दिखाई दिया। मां नयना देवी मंदिर में कल सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था, जहां मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने क्रमवार लाइन लगाई और मां के दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। नयना देवी मंदिर के अलावा घोड़ाखाल, हनुमानगढ़, भीमताल, गुफा महादेव, स्नोव्यू देव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। शुक्रवार को जौनपुर ब्लॉक के ग्राम खेड़ा मल्ला में 1 बजे के लगभग कर्ण सिंह सजवान और उनके छोटे भाई महावीर सजवान की गौशाला में अचानक आग लग गई। गौशाला में एक जोड़ी बैल थे, जिसमें एक बैल आग से झुलस गया। आग लगने का पता आसपास रहने वाले ग्रामीणों को तब पता चला जब वहां से आग की लपटें और धुआं बाहर आने लगा। मौके पर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। पीड़ित परिवार की मकान निर्माण के लिए लाई गई देवदार की लकड़ी भी जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही बाघों समेत अन्य वन्य जीवों की संख्या को देखते हुए नेपाल सरकार ने भी कॉर्बेट से सुझाव साझा करने की मांग की है। इसके अंतर्गत शनिवार को कॉर्बेट के अधिकारियों और नेपाल से कई 7 सदस्यों की टीम के बीच वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कॉर्बेट के अधिकारियों नेपाल को कॉर्बेट की जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को साझा किया गया। वहीं नेपाल से आई 7 सदस्यों की टीम कॉर्बेट के बाद यूपी के टाइगर रिजर्व से भी सुझाव लेगी। धन्यवाद। ये सीमा क्षेत्र में आपस में वन्य जंतुओं का संरक्षण कैसे करें, ये मिलके करने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक आपस में कम्युनिटियों का भी सौहार्दपूर्ण आना जाना है और आपस में संबंध बढ़ा के वन्य जंतुओं को कैसे बचाया जाए, इस विषय में गौर करने के लिए और इस विषय में नीति बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए संयुक्त प्रयास के लिए ये आज का हमारा दौरा है। देखिए, ये नेपाल से पार्लियामेंटेरियंस जो उनके पार्लियामेंट के सदस्य हैं 7 लोग हैं और उनके अधिकारी हैं 2। इनका एक भ्रमण कर रहा है दल, जो कि नेपाल के और भारत के जो एक जैसे क्षेत्र हैं, मिले हुए एरिया हैं, तराई आर्क लैंडस्केप जिसे बोला जाता है, तो उसमें एक जैसे ही वन्यजीव पाए जाते हैं और लगभग वन भी एक प्रकार के हैं। तो यहाँ भारतवर्ष में जो वन्यजीव प्रबंधन है, जिसमें कि उनका हैबिटेट डेवलपमेंट है और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, जो कि सोसाइटी के सहयोग से किया जाता है, जैसे EDCs वगैरह बनी जो उसके लिए बनाई गई हैं, और साथ में इको टूरिज़्म जो है, सस्टेनेबल इको टूरिज़्म, जिसमें कि वन्य जीवों को देखा जा सकता है बिना उनको नुकसान पहुंचाए, अवेयरनेस उनके प्रति जागृत होती है। इस सब का अध्ययन करने के लिए आप लोग यहाँ भ्रमण पर हैं भारत में, और आज आप यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आए हैं, तो आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन अभी दिया गया है। और इसके बाद आपको टाइगर सेल, जिसमें कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, सर्विलांस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टावर्स हैं उसके सिग्नल से हम लोग वहाँ अपने बाउंड्री पे पूरा निगरानी रखते हैं, और M-Stripes हमारा मेथड है जिससे हम लोग पूरी पेट्रोलिंग पर निगरानी रखते हैं। इन सब के बारे में अभी आपको वहाँ टाइगर सेल में ले जाके बताया जाएगा, और उसके पश्चात फील्ड में ले जाके वास्तविक रूप में जो जंगल में किस तरह से ग्रासलैंड मैनेजमेंट, हैबिटेट मैनेजमेंट, वाटर होल्स, उसके बाद आवास टावर्स, इस सब के बारे में इनको प्रैक्टिकल रूप में दिखाया जाएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि भारत और नेपाल, जो कि बहुत ही सदियों से जिनका रिश्ता है, और हमारे अगर किसी भी प्रकार की जानकारी या सहयोग से आप लोगों के यहाँ वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन में सहायता मिले, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित मॉल रोड बैरियर पर आए दिन विवाद जन्म ले रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार की देर शाम को मसूरी मॉल रोड पर मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार और कीन संस्था के कर्मचारियों के बीच में रोड पर कूड़ा एकत्रित करने के वाहन को प्रवेश न दिए जाने पर जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद कीन संस्था के कर्मचारियों ने मॉल रोड पिक्चर पैलेस पर कीन का वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया। कीन संस्था के कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा प्रतिबंधित समय में मॉल रोड से कूड़ा एकत्रित करने के लिए वाहनों को अनुमति दे रखी है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की अनुमति दिखाने के बाद भी मॉल रोड कैरियर पर नगर पालिका पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा रोक दिया गया, जिसका कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया गया, जिस पर विनोद कुमार द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता, गाली गलौज कर मारपीट की गई। कर्मचारियों का कहना है कि पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अनुमति लेने के बाद भी उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, वहीं उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की गई, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचता हूँ कि हम लोगों को शायद हो सकता है कि हमें कुछ मानते ना हो ये लोग, क्योंकि हम लोग कीन में काम करते हैं, तो शायद ये कई बार हमें धमकी भी मिलती है यहाँ पे कि परमिशन लाओ, परमिशन लाओ। हम बोलते हैं नगर पालिका में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बिना परमिशन के काम नहीं होने का। बट अभी भी वही हुआ है, सुपरवाइजर ने मेरे को कॉल कराया कि सर मेरे को जाने नहीं दे रहे, मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। बट 2 मिनट के अंदर उन्होंने इतना टाइम ही दिया कि गाड़ी वो मोड़ सकें,
या उसको अंदर लें। फिर भी हम सुपरवाइजर ने ड्राइवर ने मेरे को ये भी बोला है कि परमिशन दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चीज़ को कुछ नहीं माना, सीधा आके मेरे हेल्पर को ड्राइवर को हाथ मारने लगे। इसकी शिकायत आपने अपने जो अधिकारियों को कर दी है मैंने। तो आप क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग यही है कि उनको या तो मतलब यहाँ से तो हम चाहते ही नहीं है ऐसे पोस्ट पे बिठाना, ऐसे पोस्ट पे बिठा के फायदा क्या है? हटाया जाए उनको जी, उनको हटाया जाए जो यहाँ के। हिमालयन चौक जोली ग्रांट में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 10 दिनों तक क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहेगा, तो वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा। जोली ग्रांट हिमालयन चौक पर कल सुबह हनुमान चालीसा टोली ने पहले पूजा अर्चना की और फिर प्रसाद के रूप में खीर बनाकर भोग लगाया। हनुमान चालीसा टोली के सेवक सुबोध नौटियाल और मनीष सजवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के मौके पर हम अपनी टीम के साथ नववर्ष का वेलकम करते हैं। इसके बाद सभी सेवक मिलकर प्रसाद के रूप में खीर बनाते हैं, फिर खीर और पानी का वितरण आम लोगों को करके हिंदू नववर्ष का जश्न मनाते हैं। कार्यक्रम था, प्रसाद और पानी का वितरण का कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया था। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाई से निवेदन है, हमारा जो नववर्ष है ये सूर्य चंद्रमा आदि की गणनाओं के द्वारा प्रारंभ बनाया जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने हिंदू धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े और हर कोई अपने घर पे आज के दिन इस दिन पे अपने घर पे 5 दीपक जलाएं और जो अपने आसपास के मंदिर है वहाँ पे जरूर दीपकों से जगमग अपने मंदिरों को करें। हमारे 9 दिन के कार्यक्रम अब हमारे आसपास के मंदिरों में किए जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हर मंदिर तक हम पहुँच पाएँ। चैती मेला काशीपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। इसका आयोजन उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। ये धार्मिक और पौराणिक रूप से ऐतिहासिक स्थान है। काशीपुर में कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित यह स्थान महाभारत काल से भी संबंधित रहा है और यहीं बाला सुंदरी देवी का मंदिर है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। मेले के अवसर पर दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। माँ बाला सुंदरी के इस मंदिर में भी नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं का समूह भी उमड़ पड़ता है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को काट दिए जाने के बाद माता की दाई भुजा यहाँ गिरी थी। तभी से यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक शिला पर उनकी दाई भुजा की आकृति गड़ी हुई है, उसी की पूजा की जाती है। तो आज उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला है। आज विधिवत रूप से, परंपरा रूप से आज प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रथम पूजन जो है जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और हमारे राजा साहब श्री केसी सिंह बाबा द्वारा, स्थानीय विधायक इत्यादियों के द्वारा संयुक्त रूप से भगवती का पूजा अर्चना उपरांत हवन के उपरांत ध्वजारोहण करके विधि विधान से मेले का शुभारंभ हो गया है, जो कि लगभग 1 महीना इस मेले का जो है आयोजन रहेगा, जिसमें मुख्यतः रूप से अष्टमी की दिन माँ भगवती बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों के दर्शनों के लिए यहाँ रखी जाएंगी, जो कि चतुर्दशी तिथि तक यहाँ रहेंगी। बाल सुंदरी देवी की यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है। इस ऐतिहासिक मेले को, ऐतिहासिक जो मंदिर है उसको इस बार किस तरीके से भव्यता दी जाएगी, किस तरीके से मेले में सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी, क्या इंतजामात हैं? ये इस बार 2 वर्ष के बाद ये मेला हो रहा है। बीच में 2 वर्ष कोविड की वजह से मेला नहीं हो पाया था। तो इस बार क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, तो हमारा अनुरोध होगा कि इस बार मेले में हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आएँ और मेले का आनंद लें। और इसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, नव संवत्सर है, तो मैं सभी को नव संवत्सर की बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि मेला में हर बार कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, तो इस बार हम चाहेंगे कि मेले में 2 नए स्वरूप हम दें। नंबर 1, मेले को हम पॉलीथीन मुक्त रखें ताकि प्रदूषण में इस मेले का कोई योगदान ना हो। और उसके अलावा क्योंकि तंबाकू जीवन के लिए जहर है, जो आयु भी कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता भी कम करता है, तो इसलिए इस मेले को इस बार हम लोग स्मोक फ्री बनाने जा रहे हैं। यानी कि मेले में तंबाकू के पदार्थ नहीं बिकेंगे, न इनका सेवन होने दिया जाएगा। अगर कोई सेवन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड संश्री खाल पावर हाउस में भाजपा वरिष्ठ नेता विनोद ध्यानी ने बिजली विभाग में हो रही अनियमितता लेकर विरोध किया। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद ध्यानी का कहना है कि सल्ट क्षेत्र के कई गांव में बिजली विभाग बिना रीडिंग चेक बिलों को भेजते हैं। लोगों का बिजली का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। विभाग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिजली विभाग के SDO अधिशासी अभियंता हमारी बात सुनने के लिए कतई मंजूर नहीं है। बिजली विभाग की धांधली से ग्रामीणों में रोष है कि 2 मियाँ बीवी रहते हैं घर पे, इनके बच्चे कोई घर पे रहते नहीं है और बिल आ रखा है 50,000 कुछ रुपए का बिल।
और घर पे ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं है घर पे इनका। अब बिल इतना आने का क्या मतलब होता है? अब जब हम अधिकारी से संपर्क करते हैं तो ये अधिकारी गोल मोल में हमको जवाब देकर टाल देते हैं, ना ही इनके पास कोई कर्मचारी है काम करने को। बीच में मैंने कहा खदेरे गाँव का मामला बताया इनको, मैंने कहा लॉबिंग करने को राजी नहीं है कर्मचारी। कल रात से खदेरे गाँव में लाइट नहीं है मेरे क्षेत्र में, वहाँ मैंने इनको कब से कल एसडीओ साहब को बोल दिया, एक्शन साहब को बोल दिया, जेई को बोल दिया, कोई सुनने को राजी नहीं है। ठेकेदार लाए हैं ये मुरादाबाद का आदमी कमीशन खा के ठेकेदार को लाते हैं यहाँ। तहसील किच्छा अंतर्गत ग्राम गंगोली में 1 अप्रैल की रात अज्ञात कारणों से लगी आग में 7 परिवारों की आवासीय झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में रखी खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गए। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने जैसे तैसे लगी भीषण आग पर काबू पा लिया और किसी प्रकार की जनहानि, पशु हानि को होने से बचा लिया। सूचना मिलते ही सुबह मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने अग्निकांड आपदा स्थल का निरीक्षण किया। इसी दौरान अग्निकांड से पीड़ित बीमार महिला को घर के बाहर ही चारपाई पर किसी ने ड्रिप चढ़ा रखी थी। देवदूत बनकर पहुंचे नायब तहसीलदार ने महिला की बिगड़ती तबियत को देखते हुए आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस को स्वयं फोन कर मौके पर बुला लिया और नायब तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी और पटवारी दीपक सिंह ने खुद चारपाई उठाकर 108 एम्बुलेंस में रखते हुए महिला को बेहतर चिकित्सा के लिए 108 एम्बुलेंस में रवाना कर दिया। हिंदू नववर्ष 2079 यानी चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष कल से शुरू होता है। मान्यता है कि कल के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वहीं कल प्रथम चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। इसी के चलते कल कोटाबाग रामनगर मार्ग में घनियाल देवी का पौराणिक मंदिर है जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। वहीं कल प्रथम नवरात्र में कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत सभी ग्राम वासियों ने माता की पूजा अर्चना के साथ कीर्तन कर माता के चरणों को नमन किया। कल से पौराणिक घनियाल देवी मंदिर में हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद देवी भागवत कथा आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने मंदिर में दर्शन कर मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। 2 साल कोविड के चलते इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी रही। कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर विश्व का एकमात्र उमा देवी का मंदिर है, जहां वर्ष भर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रों के अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर परिसर की साफ सफाई कर मंदिर को फूल मालाओं से रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया। कर्णप्रयाग का उमा देवी मंदिर विश्व का एकमात्र उमा का मंदिर है। यहाँ उमा शंकरी 3 स्वरूपों में विराजमान है। मान्यता है कि मां भगवती के इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। और यहाँ पे आज से नवरात्रे शुरू हुए हैं। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं और यहाँ पे अलग अलग उसमें पूजा होती है, अलग अलग दिन अलग अलग पूजा होती है। और यहाँ पे सभी भक्तजन माँ उमा देवी के पास अपना आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ पे भगवती कन्या रूप में विराजमान है। यहाँ भगवती के 3 स्वरूप हैं, कन्या रूप, वैवाहिक रूप और रूप। कन्या रूप में उमा देवी, वैवाहिक रूप में पार्वती जिन्हें गौरा भी कहते हैं, नंदा भी कहते हैं, और तीसरा रूप जो है वो चंडी माई के रूप में विद्यमान है। यहाँ पे शिव साक्षात स्वरूप में अपने स्वरूप में विद्यमान है, जहाँ पर पूरे शिव परिवार विद्यमान है। गणेश, कार्तिकेय, शिव, पार्वती अपने गण अपने वाहनों के साथ यहाँ पर विद्यमान है। कर्णप्रयाग के नव निर्वाचित विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण पहुंचकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के प्रारूपों को बांटा। वहीं मरोड़ा, तल्लाग्वाड़ आदि गांव का भ्रमण कर जनता का धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गैरसैंण पहुंचने पर नव निर्वाचित विधायक अनिल नौटियाल का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि वो गैरसैंण की जनता का विशेष आभार करते हैं, जिन्होंने उन्हें अपना अपार समर्थन दिया। वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव में उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस का पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद लगातार मीडिया के सामने प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शंकर चंद्रमोला ने अपने बयान में अकील अहमद द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान को भाषा प्रायोजित बताया है। कांग्रेस तो 77 में लोग कहते हैं मैं इटली चली जाऊँ, तुम देखते रहना, कहते थे कि नहीं। और कांग्रेस थम्पिंग मौजूद 350 सीट ली जाए। 2024 में भारत सरकार भले कांग्रेस में मिलीजुल बनी, मोदी साहब नहीं रहेंगे, वो खुद ही छोड़ देंगे। उनके यहाँ विद्रोह बहुत हो रहा, एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदल रहे हो। इसको भी नवंबर बदल देंगे, मैं आज बता रहा हूँ। ये भी लंबा नहीं, लाइन में लगे हैं लोग, तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम। अब हम लोगों को खरीद के कर ले, लंबा नहीं चलेगा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत के दावे किए जाते हैं, मगर हार गई है कांग्रेस। नहीं, मैं ये बता, इस चुनाव को मैं चुनाव नहीं मानता। ये लोकतांत्रिक चुनाव हुआ ही नहीं,
तो मशीनों का हेर फेर पैसे कर रहा। और दूसरी बात, अखिल मैंने मुस्लिम विश्वविद्यालय बात कर दी, हिंदू वोट हटा उससे, नहीं तो आर्यन तो जीत ही रहा था। और ऐसे नहीं कि आर्यन को से कोई नाकाबिल था, जानकारी बहुत है उसको, काम करने की क्षमता है। जब तिवारी जी थे, मैंने यही आंगन में बैठ कर उनसे 3 स्वीकृत कर। यहाँ पर हारने का कारण रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान रहा है, क्या लगता है कितना फर्क पड़ रहा है उससे? बहुत ज़्यादा, उससे कम से कम 7-8 हज़ार का फर्क पड़ा। अखिल अहमद ने कहा मुस्लिम विश्वविद्यालय, हालांकि देखो मैं ज़्यादा तरजीह नहीं देता, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो है, उसका नाम बदल दोगे? हालांकि कन्याती थी नहीं यूनिवर्सिटी की, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। और वो उससे कहलाया गया, बीजेपी वालों ने कहलाया उससे, ऐसा नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर को बेरोजगारी महंगाई ये नहीं, पार्लियामेंट में ये अखिल अहमद के यूनिवर्सिटी पे भाषण दे रहे, पार्लियामेंट मालूम होगा आपको। ये कुछ नहीं, छोटे की राजनीति है। और ये उत्तराखंड में पहला रिकॉर्ड मैराथन का दर्ज होने जा रहा है। दल्लावाला से माना बॉर्डर तक 368 किलोमीटर को 6 दिन के रूट प्लान से लगातार 5 दिन में पूर्ण करने वाले धावकों ने ये कर दिखाया है और वह सकुशल अपनी मैराथन पूर्ण कर घर वापस आ चुके हैं। युवकों का कहना है कि उन्हें यदि सरकार से और प्रोत्साहन मिलता है तो वो आगे बढ़कर रिकॉर्ड बना सकते हैं। उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में रोशन करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार उनकी मदद कहां तक कर पाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्ट टीवी। मैं मनोज कुमार। 27 मार्च को माणा के लिए दल्लावाला से एक मैराथन गई थी, जिसको पूर्ण करके आज ये धावक आ चुके हैं और आज ढोल के साथ में इनके परिवार के लोग, गांव के लोग इनको यहाँ लेने के लिए उपस्थित हुए। इनका स्वागत किया है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कठिनाई इनको मैराथन में आई, किस प्रकार से पहुंचे, कितना समय इनको लगा। आइए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं चंद्रपुरी क्लास निवास करता हूँ। तो मैराथन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे क्या करने का विचार है? हमारे मैराथन कंप्लीट होने के उसमें बीच में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत से जो रास्ते में पड़ता था, भालू वगैरह, उनके जंगलों से भी सामना करना पड़ा हमको और हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अर्जित सिंह है, मैं चंद्रपुरी कला से रहने वाला हूँ। तो मैराथन आपकी कंप्लीट हो चुकी है जी सर। तो आगे जो है कोई और भी इवेंट आपने जो है किया हुआ है कि करना है? सर मैंने इवेंट पहले भी किया और करना भी चाहता हूँ, आगे करूँगा। सर मेरा नाम कसमिंद्र कुमार, मैं गाँव चंदपुरी खादर से हूँ। तो मैराथन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे उत्तराखंड के लिए गर्व है कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और इससे बड़ा अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो इससे बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे हम। अगर सरकार ने नहीं सपोर्ट किया तो फिर भी हम नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे इससे बड़ा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।